यस हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू केबी नर्सिंग क्लासेस। यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए डिस्कस करते हैं नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जो नर्सिंग है, ठीक है, आखिर वो क्या है। ठीक है, तो नर्सिंग क्या है, यस दिस इज़ द क्वेश्चन। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने बोल रहा है कि जो नर्सिंग है वो अपने आप में डायग्नोज एंड क्या करती है, ट्रीटमेंट करती है ह्यूमन रिसोर्सेज का टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स से, या फिर ये एक आर्टिफिशियल आर्ट एंड साइंस है, या फिर ये इट इज़ इलीगल इशू हेल्प इन एनहांसिंग परफॉर्मेंस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपन जो मेथड यूज़ में लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो अपन लेंगे दैट इज़ व्हाट द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, विच मेथड, दैट इज़ व्हाट द एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो यहाँ पर अब क्लियर कट समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो नर्सिंग है वो अपने आप में एक कैसा इशू है, दैट इज़ व्हाट द लीगल इशू है। ठीक है, कैसा इशू है, लीगल इशू है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, सो जो नर्सिंग है वो अपने आप में कैसा इशू है, लीगल इशू है। तो सबसे पहली बात, ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, ये इलीगल इशू नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, नर्सिंग अपने आप में क्या है, एक नेचुरल, अपन बोल सकते हैं एक ऐसा साइंस है जो नेचुरली काम करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्या है, थ्योरीज अप्लाइड होती है, और उन थ्योरीज के बेसिस पे अपन क्या करते हैं भाई, पेशेंट को क्या देते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कट जाता है। बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए, और बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, एलिमिनेशन मेथड यूज में ले रहे। नन ऑफ दीज होगा अगर ए वाला ऑप्शन भी सही नहीं रहा अपना। तो सच्ची सही बात तो ये है कि जो नर्सिंग है ना, वो क्या करती है, डायग्नोस करती है। डायग्नोस का मतलब ये नहीं है कि अपन जस्ट फॉर एग्जांपल एज अ, अगर मैं बात करूँ कि अपन मेडिकल डायग्नोसिस यहाँ पर कर रहे हैं, नहीं, आपको ध्यान रखना, डायग्नोसिस तो वैसे अपना में बहुत बड़ा शब्द है ना। डायग्नोसिस अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं, बट बेसिकली डायग्नोसिस जो है डियर स्टूडेंट, वो दो तरीके का डायग्नोसिस होता है। एक तो होता है दैट इज़ व्हाट द मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, एंड दिस डायग्नोसिस डन बाय द फिजिशियंस, बाय द MBBS, ठीक है, यस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक जो डायग्नोसिस होता है वो होता है दैट इज़ व्हाट द नर्सिंग डायग्नोसिस, एंड दिस डायग्नोसिस आर डन बाय द हेल्प ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि जो नर्सिंग है वो क्या करती है, डायग्नोस करती है एंड ट्रीटमेंट करती है, किसके, ह्यूमन रिसोर्सेज के। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की, जिसमें अपन एक्चुअल और पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको अपन क्या करते हैं, दैट इज़ व्हाट द पेशेंट्स के क्या करते हैं, डील करते हैं। सो अपना जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मैथड से क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट कॉमन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन इज़। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। सबसे पहला जो अपने पास में ऑप्शन आया है वो आया है दैट इज़ व्हाट दी डिप्रेशन। नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने पास में आया है डियर स्टूडेंट वो आया दैट इज़ व्हाट दी अक्यूट साइकोटिक एपिसोड। थर्ड ऑप्शन जो अपने सामने है दैट इज़ डिलीरियम, एंड फोर्थ ऑप्शन जो अपने सामने है वो है मैनिक एपिसोड। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दी मैनिक एपिसोड। अब देखिए, तो ऑपरेशन के बाद में याद रखिएगा, आफ्टर ऑपरेशन, है ना, यस, ऑपरेशन के बाद में पेशेंट में एक कंडीशन देखी जाती है। ठीक है, और वो जाहिर सी बात है ड्यू टू एनेस्थीसिया की वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट द एनेस्थीसिया की वजह से होती है। एनेस्थीसिया की वजह से पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन है वो टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में क्या हो जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज जब ये हो रहा है तो वो कुछ समय के लिए ही होता है, दैट इज़ इसी को अपन अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट अपन इसको कहते हैं, याद रखें, है ना। ऐसा नहीं है कि पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, पर्सन में क्या हो रहा है, अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट के अंदर पर्सन जो है वो जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को वी कैन कॉल्ड एज डेलीरियम। ठीक है, इसको अपन क्या बोल देंगे, डेलीरियम बोल देंगे, कि डेलीरियम जो है वो अक्यूट कन्फ्यूजनल स्टेट है। ठीक है, जिसके अंदर होता क्या है, इन विच
इन विच बिहेवियर, है ना, एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, आर परसिस्ट, वो क्या करते हैं, परसिस्ट करते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो पोस्ट ऑपरेटिव साइकेट्रिक कंडीशन होती है वो डिप्रेशन नहीं होती, याद रखें, अक्यूट साइकोटिक एपिसोड भी नहीं होता, डेलिरियम देखने को मिलता है, और मैनिक एपिसोड भी नहीं होता। सो राइट आंसर जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा वो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट इसमें डिप्रेशन करके आते हैं, तो डिप्रेशन नहीं करना है, राइट आंसर जो होगा वो आपका आंसर होगा डेलिरियम, ठीक है। वाई इट इज़ हैपन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, आई ऑलरेडी डिस्कस दिस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कैल्शियम जो है वो क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड इन, ठीक है, कैल्शियम जो है वो क्या होता है, दैट इज व्हाट दी एक्सक्रीटेड होता है, वो किस फॉर्म में एक्सक्रीटेड होता है ये अपन डिस्कस करेंगे। सो एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है दैट इज व्हाट दी कैल्शियम जो है वो किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, कैल्शियम इज एक्सक्रीटेड इन, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, फीसेस के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, स्वेट के फॉर्म में, या फिर वेन के फॉर्म में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखिए कैल्शियम, ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट इज़ व्हाट दी कैल्शियम। कैल्शियम अपनी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कैल्शियम अपनी बॉडी के लिए क्या है, दैट इज़ व्हाट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रहेगा, वेरी गुड, ठीक है, ये याद रखना ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये किस में मदद करता है, कैल्शियम किस में मदद करता है, तो याद रखिएगा मसल्स में, मसल्स को क्या बनाता है, मसल्स को क्या बनाता है, कैल्शियम हेल्दियर बनाता है, मसल्स को कैल्शियम क्या बनाता है डियर स्टूडेंट, दैट इज़ व्हाट दी हेल्दियर बनाता है। हाउ इट इज़ मेक इट हेल्दियर, कैसे ये हेल्दियर बनाएगा, इसके बारे में अपन बात जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये मसल्स के अंदर क्या करता है, मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाने में मदद करता है, ठीक है, साथ ही साथ में अपन बोल सकते हैं मसल्स के अंदर ये और क्या करवा सकता है, रिलैक्सेशन कराने में भी मदद करता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि अपने जो मसल का सेल है ना वो कुछ इस प्रकार से होता है, आपने किताबों में देखा भी होगा, है ना, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने आप में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर अपने आप में सेंट्रोमेयर मौजूद है, सॉरी दैट इज़ व्हाट दी अपन बोल सकते हैं सार्कोमेयर मौजूद है, ठीक है, इस तरीके से। सो ट्रोपोनिन और जो मायोसिन होते हैं उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड साथ ही साथ में कैल्शियम का रोल जो है, इम्पॉर्टेंस जो है वो अपने बोन्स के लिए भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, और आपको पता भी है अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है ना, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं तो इसके एक्शन करने वाले रोल भी होंगे, इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। इसीलिए अगर कैल्शियम का आपसे एक्सक्रीशन पूछा जाता है तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैल्शियम का मोस्ट ऑफ दी जो एक्सक्रीशन है वो होगा फीसेस के माध्यम से, वेन के माध्यम से कोई लेना देना नहीं है, वेन के माध्यम से कैसे एक्सक्रीट होगा, ठीक है, स्वेट के माध्यम से भी नहीं होता, यहाँ पे क्लोरीन की बात नहीं कर रहा है, यूरिन के माध्यम से भी नहीं होगा। सो दैट्स वाई अपना जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो अपना राइट आंसर है वो अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन जो है अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स ऑफ पीरियोडिक कैटाटोनिया, ठीक है। अगर अब यहाँ पर समझ लीजिएगा जो पीरियड ऑफ रिलैप्स पूछ रहा है किसका, कैटाटोनिया का, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, पीरियड ऑफ रिलैप्स ऑफ पीरियोडिक कैटाटोनिया, ठीक है। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट अपन ये जानते हैं कि जो कैटाटोनिया शब्द है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कैटाटोनिया अपने आप में क्या है ना, यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स पूछा है, क्योंकि पीरियोडिक कैटाटोनिया में रिलैप्स आ जाता है, बीच में गड़बड़ हो जाती है, पेशेंट अपनी दवाइयाँ छोड़ देता है, तो उसका ट्रीटमेंट इन चारों में से किससे करेंगे, एमिप्रोमाइन से करेंगे। वो तो भाई नॉक्चुरल अपने आप में एन्यूरेसिस में देखने को मिलता है एमिप्रोमाइन, लेकिन यहाँ पर इसमें करेंगे क्या, यूज़ में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अपन कैटाटोनिया का मतलब जान लेते हैं कि कैटाटोनिया क्या है। तो याद रखिएगा, मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखवा रही हूँ, आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैटाटोनिया क्या है, कैटाटोनिया इज़ एन एक्सट्रीम मूवमेंट का डिसऑर्डर, ठीक है, कि कैटाटोनिया जो है याद रखिएगा हमेशा मूवमेंट से ही रिलेट करेंगे इसको,
तो कैटाटोनिया अपने आप में एक ऐसा डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें पर्सन में क्या देखने को मिलता है, एक्सट्रीम मूवमेंट जो हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। जो क्या करेगा विथ क्लिनिकल सिंड्रोम, ठीक है। अब विथ क्लिनिकल सिंड्रोम मतलब ऐसा पेशेंट जिसके अंदर क्लिनिकल सिंड्रोम भी देखने को मिल रहे हैं, और उसमें कौन कौन से क्लिनिकल सिंड्रोम देखने को मिलेंगे ये अपन डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट दी करेक्टराइज्ड बाय स्टूपर, ठीक है। पेशेंट में स्टूपर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में पेशेंट के अंदर इमोबिलिटी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ में पेशेंट के अंदर म्यूटिज्म देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ में पेशेंट के अंदर मैनरिज्म देखने को मिल सकता है, एंड साथ ही साथ में पेशेंट के अंदर नेगेटिविज्म देखने को मिलता है, एंड एजिटेशन भी देखने को मिल सकता है। सो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम जो हैं पेशेंट में कैटाटोनिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो कैटाटोनिया है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार मार्किंग बना देती हूँ। सबसे पहले जो है दैट इज़ व्हाट दी डिस्क्राइब्ड किया गया था, ठीक है, डिस्क्राइब्ड किया गया था बाय दी कैल बॉम इन 1874 के अंदर, ठीक है। तो पीरियोडिक कैटाटोनिया क्या है भाई, अपने आप में एक टाइप है, ठीक है, किसका, कैटाटोनिया का। कैटाटोनिया क्या है, एक एक्सट्रीम मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर पर्सन क्लिनिकल सिंड्रोम को शो करता है, और उसके अंदर जो क्लिनिकल सिंड्रोम है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि स्टूपर है, इमोबिलिटी है, म्यूटिज्म है, मैनरिज्म है, नेगेटिविज्म है, एजिटेशन है। सो पीरियोडिक कैटाटोनिया क्या हो गया, दैट इज़ व्हाट दी पीरियोडिक जो कैटाटोनिया है ये क्या हो गया, तो याद रखिएगा इसको शॉर्ट में पीसी बोलते हैं। ये अपने आप में इज़ अ रेयर, ये बहुत ही रेयर है, ठीक है। और रेयर क्या है, रेयर टाइप ऑफ कैटाटोनिया है। दिस इज़ दी रेयर टाइप ऑफ कैटाटोनिया सिंड्रोम, कि कैटाटोनिया जो सिंड्रोम है उसका बहुत ही रेयर टाइप है ये, ठीक है। इन विच कैटाटोनिक फेजेस ऑफ द रिपीटेड रेगुलरली, ठीक है, जिसके अंदर जो कैटाटोनिक फेजेस हैं, है ना, यस, जो कैटाटोनिक फेजेस हैं ऑफ्टन रिपीट रेगुलरली, वो बार बार क्या होते हैं, लंबे समय से आते चले जाते। तो ऐसे पेशेंट में, ठीक है, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बेंजोडाइजेपिन तो देते हैं, लेकिन ऑप्शन में बेंजोडाइजेपिन नहीं आया। तो ऐसे पेशेंट में जो ट्रीटमेंट देते हैं, याद रखिएगा, वो दिया जाता है दैट इज़ व्हाट दी थायरॉक्सिन, ठीक है। क्या ट्रीटमेंट देंगे, दैट इज़ व्हाट दी थायरॉक्सिन। तो अपना जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अपन कॉर्टिसोन नहीं देते इसके अंदर, कॉर्टिसोन का पीरियोडिक कैटाटोनिया से कोई लेना देना नहीं है। इंसुलिन नहीं देते, इंसुलिन की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, ना ही एमिप्रामाइन देंगे। तो राइट आंसर अपन जो देंगे वो है अपना दैट इज़ व्हाट इज थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन का रिलेशन जो है कैल्शियम से है, जिससे पर्सन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, यस, सबसाइड होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थॉमस जास से दैट द कंसेप्ट ऑफ मेंटल इलनेस इज एनालॉग टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझना क्वेश्चन की परिभाषा को। अब देखिए एक बंदा है दैट इज़ व्हाट दी, जिनका नाम है थॉमस सिजैस, ठीक है। इन्होंने मेंटल इलनेस को, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इन्होंने मेंटल इलनेस को काला जादू, ठीक है, यस, काला जादू से क्या कर दिया, अपन बोल सकते हैं इन्होंने इसको कंपेयर किया, ठीक है। तो इन्होंने ये नहीं बोला कि जो मेंटल इलनेस है वो किसी कल्चर की वजह से है, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी एलिगेशन की वजह से है कि हाँ तुमने कुछ बुरा करा और तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, नो, ठीक है। ना ही किसी रिजेक्शन की वजह से कि हाँ तुम्हें हमने हमारी सोसाइटी से रिजेक्ट कर दिया, नाउ यू विल बी इन दी मेंटल इलनेस, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ठीक है। अदरवाइज समटाइम्स क्या होता है, रिजेक्शन की वजह से भी मेंटल इलनेस जो है वो डेवलप होती है। समटाइम्स एलिगेशंस एबनॉर्मल, मतलब हम बोल सकते हैं रॉन्ग एलिगेशंस किसी पे लगा देना, है ना, उसकी वजह से भी। तो काला जादू को इन्होंने क्या करा, रिलेट किया, और काला जादू को इंग्लिश में बोलते हैं दैट इज़ नोन एज विच क्राफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, विच क्राफ्ट। तो थॉमस सजाज ने मेंटल इलनेस को विच क्राफ्ट से क्या किया, रिलेट किया। सो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सीधा सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है, दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। ये तो आपको बहुत आराम से आता ही होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है
इनमें से ऐसा कौन सा न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ इमोशन। बताइए कमेंट सेशन में, आप भी बताइएगा कि अपनी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है बॉडी का जो अपने बॉडी में इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा बहुत ही शॉर्ट में है, राइट आंसर जो होगा कि मेडुला ऑब्लोंगेटा तो होगा नहीं, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो तो अपने रेस्पिरेशन को मेंटेन करता है ना। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो तो क्या करता है अपनी बॉडी में अपने रेस्पिरेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है, यस डेफिनेटली वो इसका राइट आंसर है ना, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, अपने इमोशंस को मेंटेन करता है। हाइपोथैलेमस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आर इमोशंस। ठीक है, आर मेंटेनिंग आर इमोशंस, ओके, मेंटेनिंग आर इमोशंस एज वेल एज हाइपोथैलेमस ऑल्सो मेंटेन आर टेम्परेचर। ठीक है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। समझ रहे होंगे यहाँ तक आप बात, ठीक है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन रेस्पिरेशन को कौन मेंटेन कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, है ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ मिक्चुरेशन में किसका रोल आ जाएगा, ठीक है, यूरिन का पास आउट करने वाला, तो राइट आंसर तब कौन होगा, दैट इज़ व्हाट द पोन्स, है ना। और अगर मैं बात करूँ कि अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने वाला कौन है, तब अपना बात आ जाएगी, दैट इज़ व्हाट दी, कि जो अपना सेरिबेलम है वो भी अपने बॉडी के अंदर बॉडी के मेंटेनेंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ इस कंटेंट से अपना राइट आंसर क्या निकला, तो अपना भाई राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ व्हाट दी हाइपोथैलेमस। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन दैट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी साइकोफिजियोलॉजिकल इज। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है, वेयर इज द क्वेश्चन, ओके जस्ट अ मोमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच अ कंडीशन दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी साइकोफिजियोलॉजिकल इज। साइकोफिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, दैट इज व्हाट दी, एक ऐसी कंडीशन, ठीक है, यस, साइकोफिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको ये बताना है, एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको ये बताना है कि पर्सन जो है उसकी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से, दैट इज़ व्हाट दी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से उसकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल क्या हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है, फिजियोलॉजिकल क्या आ रहा है, दैट इज़ व्हाट दी, इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो एक ऐसी कंडीशन दैट इज जनरली कंसिडर्ड टू बी साइकोफिजियोलॉजिकल, वो क्या है, तो देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है क्या। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब तो होता है कि दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स, है ना, जॉइंट्स अफेक्ट हो जाना जिसकी वजह से हड्डियाँ भी अफेक्ट हो रही हैं, तो वो साइकोफिजियोलॉजिकल नहीं है, वो तो मेटाबॉलिक हो सकती है, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑटो इम्यून हो सकती है, या फिर अपन बोल सकते हैं डीजनरेटिव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी क्या है, लिवर का इन्फ्लामेशन, तो वो भी नहीं होगा। एम्फाइसीमा क्या है, दैट इज ब्रोंकाई का डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। राइट आंसर जो अपना होगा वो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पेप्टिक अल्सर। आप कहेंगे कि क्यों इसी पे आपने क्यों डायरेक्टली अटैक किया, तो याद रखिएगा, अगर अपन बॉडी में क्या लेते हैं, अपनी बॉडी में अपन बहुत ज़्यादा क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेस होने के माध्यम से अपनी बॉडी का जो म्यूकोजा है वो क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, और इस म्यूकोजा के अफेक्ट होने की वजह से अपना जो जीआईटी की लाइनिंग है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से अपने आप को क्या, अपनी बॉडी के अंदर क्या आता है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। सो दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोज टू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन जो साइकोफिजियोलॉजिकल है, दैट इज व्हाट द पेप्टिक अल्सर। ओके, अंडरस्टूड अप टू हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट बोल रहा है, फॉर सोमैटिक ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आर रिक्वायर्ड। सोमैटिक ग्रोथ के लिए कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो रिक्वायर्ड रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट बोल रहा है दैट इज व्हाट इज थायरॉक्सिन। नेक्स्ट बोल रहा है सोमैटोमीडियन। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। सो डियर स्टूडेंट, यू हैव टू नो अबाउट इट कि अपनी बॉडी में सोमैटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे सेल्स, ठीक है, जो अपनी बॉडी की ग्रोथ की बात करते हो, दैट इज व्हाट इज सोमैटिक ग्रोथ, है ना। तो सोमैटिक ग्रोथ जो है अपनी बॉडी के लिए, उसके लिए जो हार्मोन इम्पॉर्टेंट है ना, वो है दैट इज व्हाट दी
ग्रोथ हार्मोन भी है, थायरॉक्सिन भी है, सोमेटोमीडियन भी है, और ऑप्शन अपने पास में एक है दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा दैट इज़ व्हाट दी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एरिया वेयर 2 और मोर सूचर मीट। ऐसे एरिया, ठीक है, जो क्या करता है दैट इज़ व्हाट दी जिसके अंदर जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सूचर क्या होते हैं, मीट करते हैं, तो उसको सूचर्स बोलेंगे क्या? नहीं, सूचर मीट करने की बात कर रहा है, सूचर की बात नहीं कर रहा, तो सूचर नहीं होगा। क्या उसका फॉन्टेनल्स बोलेंगे क्या? ये डेफिनेटली उसको क्या बोलेंगे? फॉन्टेनल बोलेंगे। ठीक है, आपको याद हो कि अपनी बॉडी में एक ट्राइंगुलर फॉन्टेनल बनता है, एक डायमंड शेप का फॉन्टेनल बनता है, तो राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? दैट इज़ व्हाट द फॉन्टेनल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद में आ जाओ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द मेजर सिम्टम ऑफ अस्थमा। अस्थमा का मेजर सिम्टम क्या है? ठीक है, तो क्या राइट आंसर वीजिंग होगा, कफ होगा, डिस्निया होगा, या ऑल 3 आर मेजर, या फिर तीनों ही होंगे, है ना। अब इसके रिगार्डिंग मैंने लास्ट क्लास में भी क्या ली है क्लास, दैट इज़ के रिगार्डिंग लास्ट मैंने क्लास ली है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है द मेजर सिम्टम ऑफ अस्थमा। ठीक है, आपको मैं वापस से एक बार याद दिला दूँ, जो अस्थमा है ना, वो अपने आप में अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है ना। और यहाँ पर पर्सन को क्या देखने को मिलता है? दैट इज़ व्हाट दी क्रॉनिक। ठीक है, अस्थमा जो है वो क्या है? दैट इज़ व्हाट दी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। अस्थमा क्या है? दैट इज़ व्हाट दी क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जिसमें पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है? दैट इज़ व्हाट दी ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ में पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलता है? एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं पर्सन को क्या देखने को मिलता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये सारी ही कंडीशन डायरेक्टली लीड कर रही है कि पर्सन के अंदर मेजर जो सिम्टम्स होंगे, ध्यान रखिएगा, इस पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं, वो होंगे वीजिंग साउंड रिगार्डिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बोथ। ठीक है, और साथ ही साथ में पर्सन को क्या होगा? कफ होगा, एंड साथ ही साथ में पर्सन को क्या होगा? दैट इज़ व्हाट द डिस्निया। डिस्निया इज़ व्हाट? डिस्निया इज़ द डिफ़िकल्टी इन टेकिंग द ब्रीथिंग। ठीक है, जब ब्रीथ ले रहे हैं तब क्या आना? प्रॉब्लम आना। तो ये राइट आंसर जो होगा अपना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली समझ में आए होंगे। इसी तरीके से मैं और भी आगे पार्ट्स बनाऊंगी, आप इसका कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से समझ में आए हैं एंड वेदर ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।